स्टूडेंट्स, वेलकम टू बच्चों एजुटेक। और बहुत अच्छी तरह से हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा को सीख रहे हैं और हर लेक्चर में आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगेगा। सच मानिए, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों में आपको फिजिक्स ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो चलो, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, हैज सम वेट, कुछ ना कुछ वेट था। उस वेट से आपको अभी फिलहाल कुछ याद नहीं। आगे आगे हम लोग उस चीज को भी देखेंगे। A person tries to pull it with a 6 Newton force, tries to move, ट्राई करता है कि वो इसको यहाँ से यहाँ पर मूव कर सके, 6 न्यूटन फोर्स लगाता है। Another person helps him to move it at an angle of 60 degree with 8 Newton force, है ना? So क्वेश्चन पूछा गया था, find the magnitude of resultant force, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। एक और क्वेश्चन था, एंड इट्स डायरेक्शन के बारे में हमने नहीं पढ़ा। रिवीजन करवा देते हैं। हमने कहीं तो भी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव किया था, और इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ साथ हमने बोला था कि यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमारे लिए p की वैल्यू 6 न्यूटन है, q की वैल्यू 8 न्यूटन है, और फिर अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 60 सॉल्व करने पर हमको ये वैल्यू 148 अंडर रूट में कितने न्यूटन। तो पता चला कि कहीं तो जो बॉक्स है, बॉक्स इस डायरेक्शन में जब 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जब 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि इसको पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करो, इसको पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करो, तो आपको पता चलेगा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लग रहा है अंडर रूट ऑफ 148 न्यूटन। इतना फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली थी। लेकिन ये जो डायरेक्शन होती है ना, इट्स डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, कभी भी ये डायरेक्शन एंगल में बताई जाती है कि हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसको पैरेलल ये है, तो इसके साथ इसने कितना एंगल बनाया, इसको बोलते हैं उसकी डायरेक्शन। सब समझ लो कि जब भी कभी फिजिक्स में आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी, तब आप एंगल की रिस्पेक्ट से उसकी डायरेक्शन बताओगे कि ये किस एंगल में जाएगा। देखो, बॉक्स थोड़ा ऐसा जाएगा, है ना? मतलब अगर सच पाना तो बॉक्स यहाँ से यहाँ मूव कैसा होगा, ऐसे मूव होगा, है ना? ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 148 न्यूटन की वजह से ये बॉक्स ऐसे मूव होगा। तो आप सोचो ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये और ये पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये बॉक्स ऐसा जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन बता रहा है? ये अल्फा बता रहा है। ये अल्फा बताता है कि डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाया था, और हमने बोला था कि ये P न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, Q ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग PQ से बताते हैं, फोर्स नहीं बताते। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल अपार्ट थे। इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसको पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, और दोनों का रिजल्टेंट हमें यहाँ पर मिला, जिसको हमने r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इतना बता दिया है ना। अब हमें देखना है ये एंगल कितना होता है, अल्फा कितना होता है ना। अब ये अल्फा के बारे में हमको डेरिवेशन करना है, ये कितना होता है। तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं derive an expression for angle made by resultant with horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर इसने जो एंगल बनाया, रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया उसका एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो देखना अच्छे से। हमने कहीं तो भी डेरिवेशन में ऐसे बोला था कि यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ई नाम दिया था ए बी सी डी और ये ई है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा था। तो हमने बोला था इन ट्रायंगल सी ई बी एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये हो गया था कि इसके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाई। तो इसके ऊपर जब आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाओगे तो इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाने के बाद में आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, वैल्यू ऐसे मिलेगी cos थीटा is nothing but adjacent side upon hypotenuse, so BE is BC cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम sin थीटा लगाएंगे तो sin थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो CE बन जाएगा BC sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये चीज हमने एक्सप्रेशन में उस दिन लिखी थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इन ट्रायंगल CEA, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं और यहाँ लिखिए कि एंगल CEA इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। एंड एंगल CEA एंगल CAE इज अल्फा, तो इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। अल्फा एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अल्फा एंगल का ट्रिग्नोमेट्री क्या होना चाहिए, tan अल्फा। tan अल्फा tan अल्फा tan अल्फा tan अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड कितना होता है, CE है, एडजेसेंट कितना है, AE है। अच्छा, तो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा हो गया CE अपॉन AE मींस AB प्लस BE, AB प्लस, और CE की वैल्यू ऑलरेडी हम यहां पे निकाल चुके हैं, BE की वैल्यू ऑलरेडी हम यहां पर निकाल चुके हैं। तो क्या अगर हमारे पास CE की वैल्यू भी है और हमारे पास अगर BE की वैल्यू भी है और AB मतलब तो हम जानते हैं कि P है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू CE, CE मींस BC sin थीटा अपॉन AB मींस P प्लस ये है BC cos थीटा, और BC मींस कितना है, BC मींस ये Q, तो tan अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। Therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सबको समझ में आ गया? ये एक्सप्रेशन है अल्फा निकालने। इस एक्सप्रेशन से हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ की केस में आपको अगर अल्फा फाइंड करना है तो आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल के लिए अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ Q, Q कितना है 8 न्यूटन, और sin 30 कितना होता है √3/2 है ना, sin ऑफ 30 सॉरी 60 डिग्री, sin ऑफ 60 √3/2, ठीक है 60 डिग्री है एंगल, और ये Q है, P कितना है 6 है, 6 प्लस 8 इंटू ये कितना है cos ऑफ 60 डिग्री वाला पॉइंट, 2 1 2 4 जा, तो tan इनवर्स ऑफ 8√3/2, और यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि 2 1 2 4 जा है ना, तो 4 प्लस दिस इज 10, और 10 इंटू 2 या फिर 2 1 2 कितना कर दो, ये 4 जा कर दो, 4√3 कर देता हूँ है ना,
2 1 2, 2 1 2, 2 2 2 4 8, 4 रूट 3 अपॉन 10। इसको फिर से अगर हम लोग करेंगे तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 रूट 3 अपॉन 5। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लॉग बॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि बॉक्स कितने एंगल पर, सबको समझ में आएगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, एक बार फिर से आपको समझा दूं, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है, लेकिन कहीं तो भी हमें एंगल की बात करनी है, कितने एंगल पर ये जाएगा, कितने एंगल पर जाएगा। डायरेक्शन भी पूछते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बारे में आपको पूछा जाता है। तो डायरेक्शन भी कैसे फाइंड किया जाता है, तो हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाया, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू से हमको CE और BE की वैल्यू मिल गई। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे तरीके से हमने ये चीज को यहाँ पे लिख के रख लिया क्योंकि ये आगे हमें यूज होने वाला था। फिर हमने क्या किया, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाई जिसके अंदर अल्फा आता है जो कि हमको फाइंड करना है। तो tan अल्फा कितना होता है, tan अल्फा होता है CE अपॉन AE। CE कितना है, CE है BC sin थीटा, BC sin थीटा। AB कितना, AE मींस कितना, AE मींस AB प्लस B, AB प्लस B। AB कितना है, AB P है। BE कितना है, BE है BC cos थीटा, BC cos थीटा। BC की वैल्यू कितनी होती है, BC की वैल्यू होती है Q, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो BC इज इक्वल टू Q, तो Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q sin थीटा, ये फार्मूला बन गया। हमारे पास जब भी न्यूमेरिकल में दो फोर्सेस होंगे तो दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क, छोटा सा होमवर्क हम आपको दे देते हैं ताकि आप उसे सॉल्व करो, और अगर आपको डिफिकल्टी आएगी आप मुझे ये क्वेश्चन जो है करोगे। वैसे तो डिफिकल्टी आएगी, एकदम छोटा सा, एकदम पहलू। फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। बस कुछ नहीं, आपके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर बना देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर हमने दो फोर्सेस लगाए। एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, वो है 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन फोर्स एक पर्सन लगाना है, अगले पर्सन ने उनकी मदद की और सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स के एडिशन की और एंगल दिया 30 डिग्री, एंगल दिया 30 डिग्री। चलो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप सब लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे ऐप के जो कमेंट सेक्शन है या जो भी आपको मैं कहूँगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उन कॉन्टैक्ट्स पे आप ज़रूर यहाँ पर इसके आंसर को लिख दीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझे डिफिकल्टी है ऐसा आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर इसकी डिफिकल्टी सॉल्व करके दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ रहा है हमको, और फिजिक्स ये सब्जेक्ट जिस तरह से हमने सुना था ऐसा नहीं है, देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी बातें काफ़ी अच्छी इसमें नजर आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने 3D मूवी देखी, 3 डायमेंशंस 3D मूवी, एवेंजर्स देखी होगी, अभी रिसेंटली एवेंजर्स आई थी, एवेंजर्स 3D में देखी होगी। क्या होता है 3D मूवी अगर आपने देखी होगी तो 3 डायमेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टॉपिक का, ये सर बोलेंगे सर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा था, कहाँ गए, वही चल रहा है, वही टॉपिक चल रहा है, लेकिन हमें कहीं तो जो भी बातें हम अभी तक कर रहे थे ये सब 2D में चल रही थी, हमें 3D में भी इन बातों को सीखना जरूरी है। तो मैंने आपको 3D सिखाया है। तो 3D मतलब क्या होता है, आपने 3D मूवीज देखी होंगी, क्या होता है 3D में, 3D मूवी और 2D मूवी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने अगर 2D मूवीज देखी और 3D नहीं देखी तो सवाल आता होगा क्या आता होगा 3D में, क्यों ज़्यादा पैसे देना। 3D में डिफरेंस क्या होता है, 2D में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो जब आप क्रिश मूवी देखोगे 3D में और 2D में, तो जब 2D में देखते तो जो ऋतिक रोशन होता है ना, क्रिश तो ऋतिक रोशन, तो जो ऋतिक रोशन होता है ना वो क्या करते हैं, उसको 2 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं।
एक तो वो ऐसे मूव करेगा या तो वो ऐसे मूव करेगा। जो पर्दा होगा जिस पे आप मूवी देख रहे हो, जो स्क्रीन होगी, वो स्क्रीन के ऊपर जब 2D मूवी देखोगे तो वो क्या करेगा, एक तो ऐसे मूव करेगा या तो वो ऐसे मूव करेगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट का हो सकता है, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। लेकिन 3D में ऐसा होता है कि वो 1, 2 और 3 यानी कि बाहर ऐसा लगता है जैसे कि वो जंप करके आपके पास आके बैठ गया, यानी पर्दे से बाहर आ रही है चीज ऐसे अपीयर होती है, सच में नहीं होता, इट अपीयर्स, उसको बोलते हैं 3D। तो मूवीज में 2D मूवी और 3D मूवी में डिफरेंस है, इसलिए 3D मूवी में हमें ऐसा लगता है अरे बहुत पैसे लेने के लिए कर दिया होगा, ऐसा नहीं है भाई। 3D मूवी में एक इफेक्ट आ जाएगा, एक अपीयरेंस आ जाएगा, नया अपीयरेंस, वो तीसरी एक्सेस को जन्म देगा, है ना। तो हम जो भी बातें अभी तक सीख रहे थे वो 2 डायमेंशन थी, अभी देखेंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब अल्टीमेटली 3 एक्सेसेस होते हैं। ये एक एक्सिस x एक्सिस, एक एक्सिस y एक्सिस और एक एक्सिस होती है z एक्सिस। ये तीनों एक्सिसेस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ये एक्सिसेस। तो एक्चुअल में अगर आपको मैं इसका रियल व्यू, ये तो बोर्ड पे तो मैं 3D ऐसे बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो ये ऐसा है, एक एक्सिस ऐसी है ना, एक एक्सिस ऐसी है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। तीसरी जो है वो जो पेन से मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे बाहर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, परपेंडिकुलर टू पेपर, है ना, इसको परपेंडिकुलर बाहर आ गया। न्यूमेरिकल में जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि 3D है, एक ऐसा एक ऐसा, कभी कभी किसी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा सिंपल, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ऐसा। और सर इसका मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? फिजिक्स में इनका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है गोइंग इनवर्ड। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ से वो अंदर जा रहे हैं, अंदर बोर्ड के अंदर जाना है, ऐसा यहाँ से 1 2 और ये z डैश, ये वाली कहानी ये है ना, x y और z डैश, ये वाली कहानी ये है। और ऐसा वाला दिखेगा, दैट मीन्स कमिंग आउटवर्ड, बाहर आ रहा है, ऐसा परपेंडिकुलर, जैसा पेन रखा है ना ऐसे बाहर आ रहा है, दिखेगा तो 2D में कैसे दिखेगा? तो ये वाला x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ये एक्चुअल में ऐसा है ना, ऐसा x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। चलो इस वेक्टर की ज्योमेट्री हमको सीखनी है। वेक्टर ज्योमेट्री हमारा अल्टीमेटली वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर ज्योमेट्री, यही चीज हमको इस पर्टिकुलर इसमें सीखनी है। इसी को 3D बोलते हैं। जब हम यहाँ पर 3 डायमेंशन बोलेंगे तो x, y और z, और x एक्सिस को यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है, यूनिट वेक्टर नया वर्ड है हमारे लिए, यूनिट वेक्टर। सर क्या होता है यूनिट वेक्टर, बताऊंगा। देखो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1, क्या याद रखोगे, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, a vector which has magnitude 1 unit, 1 मतलब यूनिट, which has magnitude 1 is called unit vector। इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है ना, इसको यूनिट वेक्टर। सर इसका यूज क्या होता है? तो यूज भी याद रख लो, इसका यूज क्या है? इसका यूज है it is used to show direction only। ये वाली बात ज्यादा हजम नहीं हुई सर, बहुत मजा नहीं आया इस बात में, समझ में नहीं आई बिल्कुल अच्छे से। अब समझिए, देखो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर
अगर हमको बोलना है ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओरिजिन यहां से इस डायरेक्शन में जाओगे, इसका मतलब आई कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर का डिनोशन है, ए कैप, इसको कैप पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, कैप पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, इसको ऐसे हैट भी बोलते हैं, हैट, ए हैट या ए कैप, इसको कैसे पढ़ोगे, ए कैप या ए हैट, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ए हैट लिखा होता होगा, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में ए कैप लिखा होता होगा, मैं तो ए कैप पकड़ता हूँ, आप भी ए कैप ही उसे पढ़िए। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप मतलब होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का, कौन सा, जे, और के कैप होता है जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो तीन यूनिट वेक्टर्स हमको यहाँ पर समझ में आए, कौन से कौन से, पहला यूनिट वेक्टर है आई कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है जे कैप, तीसरा यूनिट वेक्टर है के कैप। देखो ये टॉपिक इतना छोटा सा नहीं है, बहुत सारी बातें आपको सिखानी है। दूसरी बात, सोचो ना आप जब कभी साइकिल सीखते हो, बाइसिकल चलाना सीखते हो, तो सिर्फ बैलेंस बनाना आ गया, इतना ही साइकिल नहीं होता ना, उतने कोई थोड़ी ना साइकिल चलाना बोलते। हम लोग सब लोग क्या, बैलेंस आ गया ना एक बार फिर कुछ नहीं चलते, लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि अगला ब्रेक, पिछला ब्रेक, पैडल कितना मारना है, स्लोप है तो कितने पैडल मारेंगे, अगर चढ़ है तो कितने पैडल मारेंगे। कभी कभी हम लोगों को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पैडल मारना होता है, और कभी कभी हम लोगों को बैठ के आराम से भी पैडल मार सकते हैं। जब हम लोग सिंगल सीट साइकिल चला रहे हैं तब की कंडीशन थोड़ी अलग होती होगी, दो लोग बैठे हैं, पीछे कैरियर पे कोई अपना फ्रेंड बैठा है, तब हम बाइसिकल चला रहे हैं, तब की कंडीशन अलग होती होगी। तो सिर्फ बैलेंस बनाना ही बाइसिकल आ जाना नहीं होता, बाइसिकल में मास्टरी करनी है तो हर चीज का एक पर्टिकुलर अंदाजा होना चाहिए, पीछे का ब्रेक कितना पुश करना है, आगे का ब्रेक कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, सारी बातें। वैसे ही जब हमें फिजिक्स सीखना होता है तब सिर्फ हमको फिजिक्स में के टर्म्स के नाम मालूम पड़ गए, उनके मीनिंग मालूम पड़ गए, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको सब चीजें पता होनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो टॉपिक बड़ा है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, पहले दिन तो मेरा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो अभी यहाँ पर एक चीज हमको सर आपने नहीं बताई, 3 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वेक्टर में इसको आई कैप, जे कैप और के कैप के तरीके से दिखाया जाता है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आपने हमको बताया कि वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली वन। अब हमने ये सब क्यों देखा, क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर की बात करने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसी चीज की पोजीशन बताता है। जैसे कि मान लो, बहुत अच्छे से समझो, मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि फैन की पोजीशन क्या है, आपका घर है ना, अभी आप अपने घर में बैठे हो और आप देख रहे हो कि ये ऐसा आपका रूम है ना, ऐसा बड़ा सा हॉल है, समझो डायमेंशन में फिगर बना दी, बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर कहीं तो भी फैन लगाया हुआ है, ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, फैन हॉल में लगा हुआ, ड्राइंग बड़ा गंदा है, ये ऐसा हॉल में फैन लगाया हुआ, इस फैन की पोजीशन क्या है, 3D में इस फैन की पोजीशन क्या है। आप इमेजिन करो, एक फैन है जो एक रूम में है, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो हम इसकी पोजीशन कैसे बताते हैं आपको, इसकी पोजीशन हम ऐसे बताते हैं कि इस वाली वॉल से, इस वॉल से, ये जो वॉल दिखाई दे रही है, इस दीवार से, इस वॉल से वो फैन 5 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, 5 मीटर की दूरी पे है इस वॉल से। अच्छा, दूसरी बात, ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, यहां से वो 8 मीटर दूरी पे है, 8 मीटर दूरी पे है, ठीक है। और जो ऊपर वाली वॉल है, ऊपर वाली ये जो वॉल है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल से, इस रेक्टेंगल से, इस वॉल से वो नीचे 2 मीटर है, ऐसा नीचे 2 मीटर है। यानी मैं क्या बता रहा हूं, इस दीवार से 8 मीटर, इस दीवार से 5 मीटर, ऊपर से 2 मीटर नीचे। ये हम क्या बता रहे हैं, ये हम उसकी एक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आप मान लो ये वाली जो वॉल है, ये वाली,
इसको मान लो आपकी ये वाई एक्सिस है, ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल, इसको मान लो आपकी ये एक्स एक्सिस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को। और यहाँ से ये जो नीचे जा रही है, जो अपने फैन हो ना 2 मीटर तक नीचे भी आ रहा है, फैन ऐसा रखा हुआ नीचे, फैन 2 मीटर नीचे भी आ रहा है, तो जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसी को 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो फैन की एक्चुअल पोजीशन क्या हो गई, फैन की पोजीशन ऐसी बन गई, पोजीशन वेक्टर एक बार से डिनोट किया जाता है ऐसा, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर में हमको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये वाली एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का कौन होता है, आई कैप होता है, कितना है एक्स एक्सिस पे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जितना ही होगा उतना ही होगा, 5, मैं लिखता हूँ 5 आई कैप, मतलब 5 यूनिट, ये मैग्नीट्यूड है ना, नंबर मतलब 5 है ना। और आई कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। सर यहाँ पर आपने लिखा ना, इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, तो 5 आई कैप। फिर उसके बाद ये वाला कोऑर्डिनेट, ये देखो, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओरिजिन ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, वहाँ से वहाँ तक कितना है 8 है, तो ये अगर 8 है तो हम क्या लिखेंगे +8 जे कैप, ओके। और उसके बाद ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो z में कितना हुआ 2 मीटर, तो 2 के क्या, मतलब 2 के की डायरेक्शन में। लेकिन अगर नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। वैसे ही x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव आई कैप। z y के लिए पॉजिटिव आई डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी क्या है, ये वो बता रहा है 5 आई कैप +8 जे कैप -2 के कैप, ये बता रहा है उसकी पोजीशन। समझ में आ गया सबको? इसकी पोजीशन, फैन की पोजीशन इस वक्त कैसी है। तो जब भी फिजिक्स में हमें पोजीशन बतानी होगी तो हम उसको पोजीशन वेक्टर से बताएंगे। पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो ये देखो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही जे कैप, वैसे ही के कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y axis, positive y axis, and this is unit vector along negative y axis। ऐसे ही अगर आपको पॉजिटिव z एक्सिस, अगर आपको इन सबको माइनस के साइन दे दोगे तो ये सब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया पोजीशन वेक्टर में। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पे बहुत पसंद आएगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगले लेक्चर में पोजीशन वेक्टर को और थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी समझाए जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बच्चा एजुटेक आपकी जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यू की केयर करता है। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे लेक्चर देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमेशा पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। 10 सेकंड बाकी रहेगा।